नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर 24 की नजर 24 पर नजर 24 की खबर 24 को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर बहुत तेज हो चुका है और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 का उद्घाटन कर दिया और इस मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 25 का सफर महज 21 मिनट का पूरा हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की रफ्तार 90 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। इससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक का सफर महज अब 21 मिनट में पूरा हो पाएगा। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को द्वारका सेक्टर 21 से आगे बढ़ाकर इस कन्वेंशन सेंटर तक, जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, वहां तक लाया गया है। नए स्टेशन का नाम IICC द्वारका सेक्टर 25 रखा गया है, जो एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और इस स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग मेट्रो से उतरकर एक सबवे से होते हुए सीधे कन्वेंशन सेंटर के अंदर पहुंच सकेंगे। भव्य तरीके से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। 24 की बात है, 24 की नजर को देखते हुए, 24 के चुनाव को देखते हुए और भी बहुत सारी चीजों को इससे जोड़कर देखा जाएगा, लेकिन देश के लिए ये प्रवृत्ति की बात है। और देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत की भव्यता और भारत की श्रेष्ठता का प्रतीक बनेंगे। भारत अब रुकने वाला नहीं है, हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहने हैं और उन्हें पाकर ही चैन से बैठना है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इस परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ा रहा है। मुझे विश्वास है, भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। रुड़की नगर निगम में भी ओबीसी मोर्चे की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे और भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत 140 जातियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चे के बहुत कुछ काम हुए। ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी और तुरंत कैबिनेट की मीटिंग करके इस योजना को उन्होंने स्वीकृति दी और आज उसका शुभारंभ हो रहा है। पूरे देश के कोने कोने से आज करोड़ों लोग जुड़े हैं और 140 जातियां जिनका सीधा जिनको इसका लाभ मिलना है, ये ओबीसी मोर्चे के द्वारा यहाँ पर इनको सभी आयोजित किया जा रहा है। 24 से पहले बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और इसी दौरान देश में एक चुनाव पर चर्चा हो रही है। एक नारा लग रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। उस कमेटी की एक बैठक होने वाली है, पहली बैठक 23 सितंबर को, और इस बारे में देश के पूर्व राष्ट्रपति और इस कमेटी के अध्यक्ष, जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई है, उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को बैठक होगी। अब सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव को लेकर देश में अलग तरह का माहौल है। विपक्ष इस मामले को लेकर कह रहा है कि ये तो एक शगुफा है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि ये सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है। वहीं इसके अलावा ये भी बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश को जरूरत है एक देश एक चुनाव। First meeting will take place on 23rd of September. 23rd? Okay. तो देश में एक देश एक चुनाव की बात हो और इसको लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए आया हूं। दरअसल सोमवार से स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है और इसी स्पेशल सेशन की बात करते हुए एक देश एक चुनाव की चर्चा बहुत तेज हुई। Come to order in the parliament. What is it you want?
So Congress party has demanded to pass the women reservation bill during the special session. What do you want to say about that? No, just wait and see what will be the outcome of the discussion in the parliament. Why should I now reveal what I would like to say in the parliament? तो संसद का विशेष सत्र और उसको लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। सभी पार्टियों की बैठक हुई। सबकी कोशिश रहे कि संसद का ये विशेष सत्र सुचारू रूप से चल सके, शांति के साथ चल सके। अब बड़ी बात यह है कि इस विशेष सत्र में विशेष क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन संसद की नई बिल्डिंग में पहली बार रविवार को तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गजद्वार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट होगा। विशेष सत्र के बाकी 4 दिन का कामकाज यहीं से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था। तमिलनाडु से आए संतों ने संगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था और उसको संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में सांसद और अतिथि मौजूद थे। इन्हें संगोल पर बनी फिल्म भी दिखाई गई। पीएम मोदी ने 75 रुपए का इस दौरान सिक्का भी जारी किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही भारतीय सेना के उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं को बनाने की तरफ ध्यान दिया गया है। आज हमारी सेना के प्रयोग के लिए लगभग सारे हथियार, फाइटर जेट, टैंक्स इत्यादि भारत में बन रहे हैं। भारत की सेना को अत्याधुनिक तरीके से और लैस करने की लगातार कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां देश दुनिया के अलग अलग देशों से हथियार भी खरीदता है, लेकिन अब भारत खुद भी अपने हथियार बना रहा है, फाइटर जेट्स बना रहा है। और इसी बात का जिक्र देश के रक्षा मंत्री ने किया। भारत आने वाले वक्त में विश्व में एक बड़ी ताकत बनकर और ज्यादा उभरेगा। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जब देश 2047 तक पहुंचेगा तो हमारा देश विकसित होगा। और जब देश विकसित होगा तो हर लिहाज से विकसित होगा, चाहे वो सैन्य ताकत की बात हो, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो। और इसी को लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं और इसी का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से बीजेपी लगातार विपक्ष को घेरने में जुटी हुई है। अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल, कीर्ति चिदंबरम और प्रियांक खड़गे के जो बयान आए हैं, क्या वो उनके साथ हैं? जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उन्हें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सनातन धर्म का अनादर क्यों? इसका मतलब है कि वो संविधान के भी खिलाफ। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो बयान आए हैं केसी वेणुगोपाल जी के, कार्ति चिदम्बरम के, खड़गे जी के लड़के के, उनके साथ हैं क्या वो? ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। किधर खड़े हैं वो? हमें तो लगता है इन बयानों से कि वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं। पर दिग्विजय और कमलनाथ जी ने बोला है हमारा एक ही कहना है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, सब धर्मों का आदर करना चाहिए। सनातन धर्म का निरादर क्यों? इसका मतलब वो संविधान के भी। और सनातन धर्म पर बयानबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर तीखा कटाक्ष किया और कहा कि कुछ लोगों को रामचरितमानस के अपमान में मजा आता है। कुछ लोगों को तिलक लगाने से घृणा है, कुछ लोगों को राम को काल्पनिक बताते हैं, भगवान राम के बारे में ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों को रामचरितमानस के अपमान करने में मजा आता है, सीता माता का अपमान करने में। और एक के बाद दूसरा कोई ना कोई इस ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश कर रहा है अपनी अलायंस के हिसाब से, कि उनका अहंकार और घमंड इतना दिखे कि इस घमंडिया अलायंस में वो और बड़े नेता दिखे। इतने अहंकार भरे स्टेटमेंट्स ये अपने आप में दिखाता है कि ये ना संविधान का सम्मान करते, ना सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। ये तो केवल दुनिया के देशों में जाकर सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली रद्द होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का आक्रोश देखकर उन्होंने रैली रद्द की है।
लोग सनातन धर्म के अपमान से आक्रोशित हैं। इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी कुछ नहीं बोल रहे। इसी डर से उन्होंने रैली को रद्द कर दिया है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने यह तय किया था कि भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में रैली करेंगे, लेकिन वो रैली रद्द हो चुकी है और अब इसीलिए बीजेपी नेताओं के निशाने पर इंडिया गठबंधन। एक तो जनता का आक्रोश देख के उनने इंडी की रैली कैंसिल कर दी। उनको पता था कि यहाँ भोपाल में रैली होगी तो क्या होने वाला है। लोग आक्रोशित थे, सनातन धर्म का अपमान किया गया है और मैडम सोनिया गांधी, राहुल बाबा अभी तक चुप है, दिग्गी और कमलनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इसी डर से वो रैली तो कैंसिल कर दी। अब देखो जिनको जनता आशीर्वाद दे रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की रैली रद्द होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। इस गठबंधन के लोगों को गठबंधन पर भरोसा नहीं है। भारत में भरोसे का दूसरा नाम पीएम मोदी है। वो दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं। मेरा मानना है कि तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और हर बार मोदी सरकार ही बनेगी। एक बार नहीं अनेक बार बताया जा चुका है कि तीसरी बार मोदी सरकार। कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जो तैयारी है उसकी इतनी गांठें पड़ गई हैं और कई बार गांठ खुलती है, कई बार फिर गांठ बन जाती है और इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता का इस गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं है। विश्वास का दूसरा जो नाम इस देश में है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और वह विश्वास आज तो भारत ही नहीं, हम सब गौरव के साथ ये कह सकते हैं पूरी। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस में नहीं बुलाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में नहीं बुलाया गया और मुझे उसकी परवाह नहीं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि देश को नए संसद भवन की जरूरत थी, लेकिन नया संसद भवन बनाने से लोकतंत्र मजबूत होगा या संसद चलने से होगा। संसद भवन की खूबसूरती उसकी इमारत में नहीं बल्कि संसद चलने में है। क्योंकि हम जब देख रहे हैं जो पार्लियामेंट की जो खूबसूरत हमारी पुरानी इमारत है उसका फायर सर्विसेज का क्लियरेंस नहीं है उसके पास, ये कोई बोलता नहीं है। और जब पूरे 540 मेंबर्स बैठ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यकीनन एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत थी, मगर नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी, ये पार्लियामेंट के चलने से होगा, ये पार्लियामेंट के स्पिरिट में सरकार को काम करने के तरीके से होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बिल डालें और दूसरे दिन उसको। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में आई आपदा को लेकर कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की आपदा में दिल खोलकर मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने 862 करोड़ रुपए दिए हैं। आपदा में जो नुकसान हुआ उसके चलते नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दिया। हजारों करोड़ रुपए, लगभग 2700 करोड़ रुपए की सड़कें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में दी। मनरेगा की योजना के माध्यम से पूरे अवसर दे दिए कि डंगे से लेकर बाकी कार्य जो करने हो सड़कें बनाने का वो भी उससे आप करिए, लोगों को पैसे दिए। और घरों की जो कमी थी 5000 घर पहले दिए, फिर 6000 जो संभव नहीं था वो भी करके 6000 और घर दिए, 11000 घर दिए। पूरी मदद केंद्र सरकार कर रही है। एक के बाद और योजनाएं भी यहाँ पर दे रही है, कोई कमी कहीं पर नहीं छोड़ी। मैं इतना ही कहूँगा। हरियाणा श्रमिक दिवस के मौके पर पलवल में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। ये कार्यक्रम दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है और बिना श्रमिकों के विकास संभव नहीं। हम जो चारों तरफ अपने यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल जिसको कहना चाहिए जड़ में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाइयों के बिना ये प्रत्यक्ष विकास कभी संभव नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से आपके योगदान को सलाम करता हूं।
सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इस दौरान सीएम ने खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की साइकिल चलाते चलाते क्या कुछ कह रहे थे वो भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइक्लोथॉन यात्रा के तहत साइकिल चला रहे हैं। आप देख रहे हैं सीएम साहब साइकिल चला रहे हैं आज। देखिए, साइक्लोथॉन एक बड़ा संदेश हरियाणा प्रदेश को ड्रग फ्री करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए एक सफल आयोजन पूरे प्रदेश में होते हुए आज सिरसा का भी एक सफल आयोजन चल रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। किस तरह से सर नशा रोका जाएगा इस यात्रा के तहत सर? देखिए, यात्रा जागरूकता के लिए है और जागरूकता जब होती है लोगों के मन में ये मैसेज जाना चाहिए ताकि लोग इसका सेवन न करें। ये बहुत बड़ा अभियान और बहुत बड़ा एक तरीका है जागरूकता के लाने के लिए। तो नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा और लगातार हर जिले में ये यात्रा आगे बढ़ रही है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 बटालियन के 600 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए शिमला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सुबह 9 से 11 बजे तक बालूगंज से विधानसभा रोड बंद रहेगा। सोमवार दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, इस बार आपदा में हिमाचल में जिस तरह की मदद होनी चाहिए थी लोगों की ऐसी मदद नहीं हुई, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हम विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देंगे। सरकार का यह कहना है कि केंद्र की तरफ से जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए थी इस आपदा में वैसी मदद नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि केंद्र भरपूर मदद हिमाचल में कर रहा है। वहीं हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मानसून सत्र को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपदा में भी बीजेपी ने राजनीति की है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र से मदद नहीं मिली, प्रदेश के वित्तीय हालात ठीक नहीं। बड़ा नुकसान हो गया। अगर 400 लोग मर गए स्टेट के, 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया। पुल बह गए, पानी की स्कीमें बह गई और उसके बाद बिजली के ट्रांसफार्मर खंबे सब नष्ट हो गए। अगर ये उसको भी कहते हैं कि हम मुद्दा बढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सिर्फ राजनीति करने में उनका विश्वास है। इस प्रदेश में जो इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है उसके बारे में कंसर्न नज़र नहीं आ रहा है। और मानसून सत्र को लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। आपदा में अच्छा काम नहीं हुआ। 10 महीने में 10 साल पीछे चला गया हिमाचल और बागबानों पर जुर्माना लगाना अब तक की नीची हरकत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सदन में गारंटी की बात करेगा विपक्ष। विपक्ष की ओर से पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि ये सत्र निर्धारित समय से काफी देर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपदा की एक स्थिति थी, इस कारण विलंब हुआ, ये मानता हूँ। और इस विधानसभा के सत्र में प्रमुख रूप से मुद्दा तो हमारे सामने आपदा से हुई क्षति ये रहेगा। जिंदगियां चले गई, 400 से ज़्यादा लोगों के हजारों घर चले गए, बेघर हो गए लोग, उनको किस प्रकार से घर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 का उद्घाटन कर दिया है। इस मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 25 का सफर महज 21 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो वहीं से लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। उद्घाटन समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है। कैबिनेट मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि यह बीजेपी की छोटी मानसिकता है। देखिए, ये बहुत दुख की बात है और मैं ये मानती हूँ ये बहुत छोटी मानसिकता दर्शाती है कि जब दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक जॉइंट वेंचर है और सिर्फ आज का जॉइंट वेंचर नहीं है, जिस दिन से दिल्ली में मेट्रो बनने की शुरुआत हुई है उसमें आधा पैसा दिल्ली सरकार ने लगाया है, आधा पैसा केंद्र सरकार ने लगाया है। तो जब नई एक मेट्रो लाइन का उद्घाटन होता है
और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी मैं सिर्फ अकेले ही उद्घाटन करूंगा, मैं मुख्यमंत्री को नहीं बुलाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता, उस पद की गरिमा को शोभा नहीं। जबलपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ से थका हुआ चेहरा दुनिया में कौन सा है। मैं बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर कुछ नाराजगी हुई तो वो बीजेपी में चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं, वो पूरी तरह थके हुए हैं। अभी एक कांग्रेस नेता असम गए थे, मैंने उनसे पूछा कि इतने थके हुए चेहरे को पार्टी क्यों बार बार लाती है। आम जनता का यही क्वेश्चन है कि लाडली बहन का पैसा 10 तारीख अकाउंट में आया कि नहीं, हमारा कृषक सम्मान निधि जमा हुआ है कि नहीं, रास्ता बना है कि नहीं, ये सब तो कांग्रेस वाला मामला है। तो कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी में तो उनको बचपन से उनसे थका हुआ चेहरा और दुनिया में और कौन सा है। आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ बहुत थका हुआ चेहरा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी इस पर बयान आया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मैं कितना थका हुआ हूं, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जब आपने तय कर लिया है कि 18 साल के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चलता, खोटा चेहरा है, तो आपको दूसरे चेहरों की आवश्यकता पड़ेगी। थका हुआ चेहरा है, ये आप जानते हैं कितना थका हुआ हूँ मैं, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। थका हुआ चेहरा है, ये आप जानते हैं कितना थका हुआ हूँ मैं, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। तो कमलनाथ ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा कि आप जानते हैं, जनता जानते हैं कि कितना थका हुआ हूं मैं। हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस पर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखा वार किया। वहीं कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि वेणुगोपाल की आत्मा में आपातकाल बैठ गया है। कांग्रेस के नेताओं को सच सुनने की आदत नहीं, क्योंकि खुद प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। वेणुगोपाल जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये कांग्रेस की मंशा है। केसी वेणुगोपाल के बयान पर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, वेणुगोपाल की आत्मा में आपातकाल बैठ गया। कांग्रेस हो या कांग्रेस के नेता हो, इनको सच सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि खुद प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए वेणुगोपाल जी जो टिप्पणी कर रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता भर की टिप्पणी नहीं है, ये कांग्रेस की मंशा है। की बैठक भी है, सीट शेयरिंग को लेकर आई नहीं। मुझे लगता है कि इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेंढक तोलना आसान नहीं होता। देखिए, वेणुगोपाल की आत्मा में। और हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हुई। इसको लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कैसे जीत सकती है, इस पर चर्चा हुई है। 9 साल की भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं, वो बदलाव चाहते हैं। हमने चर्चा करके एक रणनीति बनाई है कि हम कैसे भाजपा को हराएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 में चुनाव जीतेगा। इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और हमारे बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है, सब मिलकर साथ चलेंगे। मीटिंग ही चुनावों को लेकर हुई थी और आने वाले समय में कैसे कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, इस पर चर्चा कर रही है। पार्टी जो है वो आगे रखेगी और कैसे लोकसभा हो विधानसभा। 9 साल की भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं। पूरा बहुमत आने के बावजूद भी हर मुद्दे पर सरकार फेल हुई है। हम लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर चर्चा कर एक रणनीति बनाई है कैसे हम भाजपा को बाकी दलों को हराएं। मीटिंग ही चुनावों को लेकर हुई थी और आने वाले समय में कैसे कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, इस पर चर्चा कर रही है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि 2024 में नू हिंसा का मामला भी हरियाणा के चुनाव में गूंजेगा। नू हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के विधायक मामन खान एक बार फिर
पुलिस रिमांड पर हैं। 2 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद पुलिस ने मामन खान को कोर्ट में पेश किया। फिर कोर्ट की तरफ से 2 दिन के रिमांड पर मामन खान को पुलिस के हवाले किया गया है। कोर्ट ने करीब आधे घंटे दोनों पक्षों की बहस के बाद विधायक मामन खान को फिर से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस मामन खान से इस मामले में और ज्यादा पूछताछ करेगी। मामन खान को नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच मामन खान को कोर्ट लेकर पहुंची थी और जिस दिन मामन खान को गिरफ्तार किया गया था उससे अगले दिन शुक्रवार को नूह कोर्ट में मामन खान को पेश किया गया था और तब भी पुलिस की तरफ से कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धारा 144 भी लगाई गई थी। इसके अलावा इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि आज इंटरनेट सेवा को कल रात को इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लेकिन अब फिलहाल नूह में हालात सामान्य हैं, लेकिन मामन खान पुलिस की गिरफ्त में है। खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं।